सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, वरदान सीरीज़ का आप सभी को जोर शोर से इंतजार था, तो वरदान सीरीज़ आपके लिए आ चुका है। पहला वीडियो जो है आज के दिन जो है आपके लिए आ रहा है ना, बायोलॉजी क्लास 11th के लिए। सो गाइस, जहाँ पे आपको जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। बायोलॉजी क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर से हैं, जो लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस या इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गाइज आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए, है ना। आपको जरूर इनसे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो जैसा कि वरदान सीरीज आ चुका है, तो गाइज ये वीडियो आपको जितने लेंथ की दिख रही है, अगर आपके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं तो आप मत देखिए, है ना। अभी आप वीडियो को ही रोक दीजिए, आप बिल्कुल जब भी टाइम होगा, है ना, अच्छे से फिर इस वीडियो को एक बार में पूरा देख डालिए। करने का वरदान सीरीज में इस गेम का तरीका बहुत ही आसान है। करना आपको ये कि चैट को ओपन कर लेना है, वीडियो को आपको पोर्ट्रेट मोड में देखना है ना, पोर्ट्रेट मोड में। ऐसा है, लैंडस्केप में मत देखिएगा, पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा। पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा तो आप ऊपर को आपको वीडियो दिखेगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन खोल लीजिएगा। जब आप नीचे कमेंट सेक्शन खोल लेंगे तो वहाँ पे आप जो है, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके टोटल 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप जो है सिंपल सा एक बार कमेंट खोलिए, उसके बाद जो है आपको कमेंट में सीधे आपको स्टार्ट हो जाना है। वीडियो जैसे स्टार्ट हो रही है आपको बस स्टार्ट हो जाना है। कमेंट में नंबर 1 डालिए, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर आपको जो भी लगा हो उस वक्त, है ना, आप उसको लिख देना है। ऐसे करके सीधे आपको लिखते चले जाना है, सेंड नहीं करना है कमेंट को भी। अभी आप सिर्फ कमेंट में लिखते चले जा रहे हो, एंटर दाब दाब के, है ना, कि 1 का B, 1 का 2 का C, 3 का A, ऐसे करके आप लिखते जा रहे हो। एकदम पूरा फील आना चाहिए यार कि आप एग्जाम दे रहे हो, है ना। ऐसा लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी वक्त। ईमानदारी से करना है यार, है ना, जो जितना आए वो ईमानदारी से करना है, ठीक है। तो 1 का 2 ऐसे करके 25 तक जाना है। और लास्ट में मैं तो हर क्वेश्चन के बाद आंसर बता ही रहा हूँ, आपको पता चल ही रहा होगा कितना सही गलत है। लास्ट में आपके जितने भी सही होते हैं आप टोटल स्कोरिंग करिएगा। 25 में से आपने जो है कितना आंसर सही किया, कितना आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो यार चलो अब स्टार्ट करते हैं वरदान सीरीज, जिसका था बहुत ज़्यादा इंतज़ार, अब तो आ चुका है ना। स्टार्ट करते हैं कि एक वीडियो आएगी, धमाकेदार वीडियोस, है ना। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, पुराने वरदान सीरीज को आप लोग देखिए। खैर वो अभी बात की बात है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ये, फिर आपको बताता हूँ बीच बीच में कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो यार, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने डालते हैं फटाफट और आगे बढ़ते रहते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ऑन सीइंग गुड फूड और माउथ वाटर्स दिस फ्लूइड इज एक्चुअली। देखो गाइस, क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं डरना है, मैं आपको तो समझा रहा ही हूँ, है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा क्या है कि ऑन सीइंग गुड फूड और माउथ वाटर्स दिस फ्लूइड एक्चुअली। हम जब भी कुछ, जैसे कि बाहर कुछ अच्छा खाना देखते हैं, ठीक है, जो हमारे मन पसंद का खाना है, किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है ना। आपका भी कुछ एक फेवरेट खाना होगा, किसी को बाटी चोखा पसंद है, ठीक है, किसी को छोले भटूरे पसंद हैं। तो जब भी यार दुकान पे ऐसा कुछ देखते हो या शादी वगैरह में जाते हो, दूर से खाना देखते हो, तो मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है वही चीज़ कि वो जो फ्लूइड आपके रिलीज होता है आपके माउथ में, एक्चुअली होता क्या है। तो चलो यार फटाफट मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप इसका आंसर देखता हूँ बता पाते हो या नहीं। सो गाइस, इसके रहे 4 ऑप्शन ये रहे, वाटर, हार्मोन, एंजाइम या नन ऑफ द अबव। बताओ वो फ्लूइड क्या होता है। देखो आपको वीडियो को स्लो लग रहा है ना, वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो आप 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करके देखना, फटाफट वो लास्ट में, है ना, जब रिवाइज करना, कभी वीडियो दोबारा देखना तब कर सकते हो। अभी एक बार में वीडियो स्टार्ट करो फटाफट, मैं आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा कि आप एक बार फटाफट इसके आंसर सोचते चले जाओ, मैं बताता चला जा रहा हूँ इसके आंसर, आपने दिमाग में, है ना, सुन के चीज़ें करते चले जाओ नोट। तो यार देखो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कॉपी में उठा के नोट भी कर लेना, हालांकि ये वीडियो तो है ही, जब चाहे तब आप खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो यार देखो, वाटर, हार्मोन, एंजाइम और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं यार इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंजाइम है ना। जो आपके रिलीज होता है फ्लूइड, एक्चुअली एंजाइम होता है एक तरीके का। देखो हालांकि सब लोग उसे सलाइवा जानते हैं, बस कि सलाइवा होता है भैया खाने में, है ना, मुंह में से सलाइवा रिलीज होता है, लार जिसको बोलते हैं सलाइवा, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर एंजाइम होता है, ठीक है, जो खाना देखते ही आपके मुंह में रिलीज होता है। तो वो एंजाइम का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एमाइलेज है, ठीक है, इसको नोट कर देना, जो कि आपके फूड में से जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलेज, इसको याद रखना। एमाइलेज का रिलीज होता है जो कि आपके फूड के स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो इसी तरह है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन
वॉज गिवन बाई। ठीक है, अब बताओ ये थ्योरी किसने दिया था? एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अभी क्या है मैं चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो ऑप्शन देख लो, इनका नाम अगर आपने सुना होगा जरूर बता पाएंगे। ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एकदम बहुत ही हवा में से पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपके किताब में से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कॉम्पिटिशन्स में। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने, मेंडल, डार्विन, लैमार्क या नन ऑफ देम। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था? एक्चुअली क्या है थ्योरी की, देखो ऐसा नहीं वीडियो पॉज कर देना है, वीडियो को सुनते रहो, आंसर भी सोचते रहो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या बोल रहा था कि जो भी मतलब टाइम के साथ है ना, जैसे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म, कोई भी न्यू चीज़ें पैदा होती हैं, कोई भी नया जीवाणु बनता है तो नेचुरल सिलेक्शन बाई प्रोसेस बनता है। ऐसा नहीं कि पहले से ही कुछ ऐसा बना के किसी ने रख दिया है। तो गाइस जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे माहौल बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है, कंडीशंस बदलती हैं, उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म का भी जो बॉडी शेप है, जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी धीरे धीरे चेंज होता है। और इसी को तो इवोल्यूशन बोलते हैं ना, इवोल्यूशन होना। तो बताओ वो थ्योरी पूरा ये बताया किसके गया? तब ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से होता है एवोल्यूशन। ये थ्योरी दिया किसने था? तो इसका ऑप्शन आपको सामने है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस डार्विन। डार्विन इज़ द करेक्ट आंसर, जिनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। कितने नंबर ऑफ पेयर्स जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं, वो आपको बताना ह्यूमन बीइंग के। देखो इसका डायरेक्ट आंसर आपने अगर पढ़ा होगा है ना, ये लाइन पढ़ी हुई कितने होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, तो आप आंसर दे पाओगे। मैं आप खैर ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ फटाफट। देखो ए है 2, बी है 3, सी है 1 या डी है 4। बताओ फटाफट कितने पेयर्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जितने लोगों ने 2 बोला है, पहले बात तो वो गलत हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 1। अब कैसे ये चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। टोटल आपको 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, टोटल 23 पेयर्स हैं, जिसमें से अगर 23 का पेयर है, याद रखना पेयर, जैसे बोला जाए एक पेयर ऑफ शूज़ तो उसमें 2 जूते आएंगे ना, एक इस पाँव के एक इस पाँव के। ठीक समझ रहे हो? तो उसी प्रकार 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, तो यानी 23 2 यानी 23 दूना 46 आपके पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, उसमें से याद रखना सिर्फ एक पेयर जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम है। अब उस एक पेयर में क्या होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। जी हाँ, एक्स और वाई पढ़े होगे आपने, सिंपल सा बात था, वही आंसर इसमें देना था। ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ें देखो पूछता है ना, अगर याद है तो फटाफट करके चले जाओगे, समय बचा लोगे, क्योंकि उधर फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करना होता है। तो ये सब चीज़ है। देखो सीधे से इसका आंसर देना था, 1 है। कैसे मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन की ये रहा कि बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। अब बताओ बेरी बेरी किसकी डिफिशियंसीज होता है? पहले मैं बता दूँ, बेरी बेरी बीमारी का नाम है ना, जिसको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। बेरी बेरी बीमारी का नाम है और ये किसकी डिफिशियंसी यानी किसकी कमी से होता है। तो बताओ इसका आंसर जो है, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। अच्छा कितने लोग ने यही पढ़ा होगा, मतलब देखो गजब का ऑप्शन है ना, सोच रहे हो ये सब क्या दे दिया भैया। कितने लोगों ने पढ़ा होगा, अरे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी तो सुना था, अब ये सब क्या है जो है विटामिन B1, B2, B6 और B12। अभी बगल में क्या लिखा है, थायामीन, राइबोफ्लेविन, ये सब क्या है भैया, है ना, ये सब समझ नहीं आ रहा। देखो ये इसके साइंटिफिक नेम्स हैं, केमिकल नेम्स। विटामिन B1 का क्या है, विटामिन B2 का क्या है, विटामिन B12 क्या है, कोबालमिन। तो ये सब इसके साइंटिफिक नेम्स हैं। ठीक है, केमिकल नेम्स। तो आप बताओ किसके कमी से बेरी बेरी होता है ना। देखो पर्टिकुलर विटामिन बी में भी इनके पर्टिकुलर कमी से अलग अलग रोग होते हैं, अलग अलग डिजीजेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज, आपको देखने को मिल रहा है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 इज़ द राइट आंसर, जिसको केमिकल नेम में थायामीन भी बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे? जैसे मान लो ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्या सीख रहे हो, सिर्फ यही करना है क्या? नहीं, इसके तरीके से आपको इसके और भी जो टाइप्स हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन रिलेटेड किससे था, विटामिन, उनकी डिफिशियंसी, है ना, इनसे रिलेटेड था। तो हम एक बार क्या कर सकते हैं, हम गूगल पे सर्च करेंगे या फिर हम नोट्स में देखेंगे, कहीं लिखा होगा किताबों में कि विटामिन के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक बार पूरा देख लिए, विटामिन A B C D E F जो भी जितने के तक हैं, E तक हैं, तो एक बार देख डालें फटाफट कि उनके जो है केमिकल नेम्स क्या है, उनके क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, क्या क्या होती हैं डिजीजेस। अब ये एक क्वेश्चन पे ही टारगेट नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन के टाइप्स पे टारगेट करना है आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
क्वेश्चन के टाइप्स पे। जैसे ये क्वेश्चन था विटामिन की डिफिशियंसी पे, तो आपको जाना है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करने हैं और उन पे आपको पूरा अच्छे से अपने नोट्स बना लेने हैं, उनको पढ़ लेना है। इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। ऐसा नहीं कि ये जो क्वेश्चन लिखा है यही उतर के एग्ज़ाम में है, ये तो भैया है ही, हो सकता है आ जाए, क्या पता। लेकिन इसके जो टाइप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिस वैरायटी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए वो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वरदान सीरीज का इतना ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट से, नहीं तो पाओगे भैया, समझाई जा रहे हैं। तो देखो यार, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाई, अमीबा का रिप्रोडक्शन या फिर अमीबा कैसे आगे बढ़ता है ना, अमीबा का जन्म कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, वो आपको बता देना है बस। आपने ये सब सारे नाम जो है आपने बारीकी सुने होंगे। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। बहुत ही आसान इसका आंसर है। जो लोग अमीबा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना, एग्जाम में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आ ही जाता है। तो अमीबा क्या है, अमीबा का बताओ इसका आंसर क्या है, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से, है ना। जिसने अमीबा का बाइनरी फिजन देखा होगा वो ज़रूर इसका आंसर बता पाएगा। सो गाइस, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो बाइनरी फिजन मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है, या फिर कैसे दिखता है। इमेज देख के हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, अमीबा का बाइनरी फिजन है। बाई मतलब दो में ब्रेक डाउन होना, सिंपल से दिख रहा है। पहला वाला इमेज है नंबर 1 पेरेंट सेल, दूसरा वाला जो आपका डीएनए डुप्लीकेट है, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, उसके बाद आपका 2 डॉटर सेल्स, यानी 2 भाग में आपका डिवीज़न हो गया। 2 अमीबा बन चुके हैं यहाँ पे, 1 से 2 हो गए। तो देखा अमीबा का बर्थ आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये भी याद रखना इसमें, ये मिटोटिक सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, मिटोटिक सेल डिवीज़न। इसमें देखो 2 डॉटर सेल्स हैं जो कि इक्वल साइज़ के बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक अलग बन जाएगा, एक अलग उसके अंदर क्वालिटी आ जाएंगी, है ना। देखो एकदम ऐसा समझो कि बस 2 नारियल लिए थे, 2 नारियल ऐसे किए थे, बीच में से काट दिए तो 2 नारियल हो गए बराबर के कटोरे। हालांकि कटोरे नहीं है ना, इसको ऐसा मत समझो। तो ये देखो अमीबा में किस तरह के बाइनरी फिजन हो रहा है, और ये मिटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है प्रोसेस का। तो ये चीज़ दिख रहा है आपको। बढ़ते हैं आगे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन सेल आप पढ़े होंगे, है ना, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, कभी सुना है आपने 9th 10th वगैरह में। सो गाइस बताओ, यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसका नाम क्या है। ये जरूर आपने पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है 10th का ही है ना। ये आपके 10th का क्वेश्चन है जो आपके सेल टाइप में आपने पढ़ा होगा जब। तो बताओ भैया उस गैप का क्या नाम है। सो गाइस, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ए सिनेप्स, बी सिंथेसिस, सी डेंड्रॉन या डी एक्सॉन। बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो पढ़े होगे खट से बता दोगे क्या है, नहीं पढ़े होगे तो वैसे देखते रहोगे, हाँ यार ये सब भी तो न्यूरॉन के पार्ट थे, देखा था कहीं नाम और पढ़ा था, हो सकता है यही हो। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। पढ़े होगे तो लगा दोगे, और टेंशन मत लो गलत हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन में कमेंट आप करते ना, मैं अवार्ड वही है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा ऑन लाइव, ऐसे ही है ना। क्वेश्चन वीडियो देखते हुए खटाखट पूरा A का 1 B का 2 वो बारीकी से पूरा लिख के, और जिसका सबसे ज़्यादा सही होगा मैं उसका कमेंट में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा नाम, ताकि सब लोग देख सके आपका नाम कि आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है और सही तरीके से पूरा रिप्रेजेंट किया है। A का 1 B का 2 C का लास्ट में आपने टोटल कितना में से कितना ऑब्टेन किया, सही गलत, ठीक है। तो ये चीज़ आप फटाफट करिएगा। वीडियो जब भी आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि अरे उस वक्त कर दी भैया इस वक्त कर दिया, अरे जब भी आप देख रहे हो वीडियो तब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट जरूर करना, खुद से एक एक सवाल लगाना जरूर, मतलब इसको क्वेश्चन को आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, सिनेप्स इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे गैप था कैसे क्या, तो मैं आपको वो फिगर भी दिखा देता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो कहाँ गया भैया, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो बीच में आप लिखा है साइनेप्स को बारीकी से एकदम बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखो ये पूरी हो गई आपके न्यूरॉन सेल हो गई, है ना। इमेज गूगल पे सर्च कर लो, आपके 10th की किताब में भी देख लो, न्यूरॉन सेल आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन सेल हो गई, और यहाँ बीच में जो थोड़ा सा गैप है ना, उसी को सिनेप्स बोलते हैं। बस यही आपको बताना था।
बढ़ते हैं आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन? ऑप्शन दे देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आपने जैसे ह्यूमन में हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग उनका फंक्शनैलिटी होता है। तो बताइए भैया, इसमें सेल डिवीज़न को कौन प्रमोट करता है? कौन प्लांट में सेल डिवीज़न के थ्रू ही तो आगे बढ़ता है पौधा धीरे धीरे, है ना। सेल डिवीज़न उसमें होते हैं, मोटा होता है, लंबा होता है, आगे बढ़ता है। तो बताओ भैया जो है यहाँ पे इसका आंसर क्या है? क्या लग रहा है आपको, कौन सा प्लांट हार्मोन यहाँ पे आपको सेल डिवीज़न में हेल्प करता होगा? करेक्ट आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट इसके आंसर की तरफ। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है, रट लेना। और बाकी अब देखो यही चीज़ है, जैसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ टाइप्स पे। अब ये टाइप किसका है? प्लांट हार्मोन के रिलेटेड है। अब पता चला नहीं, ये क्वेश्चन देख अच्छा साइटोकाइनिन, अरे भैया साइटोकाइनिन रट लेता हूँ, खटाखट आगे बढ़ जाता हूँ, बस यही था। नहीं, आपको रुकना है, इन द सेंस आपको वीडियो कंप्लीट कर लेना है। आपको कॉपी में एक टॉपिक ही लिख लेना है कम से कम, कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मुझे क्लियर कर लेनी है, पहले सबसे ज़्यादा क्लियर करनी है, याद होना चाहिए वो चीज़ अच्छे से, ठीक है। अब प्लांट हार्मोन है, पता चला ये बाकी तीन है, कुछ पता ही नहीं कौन है बाकी तीन ऑप्शन में, या फिर प्लांट हार्मोन और कौन कौन क्या होते हैं, उनका फंक्शनैलिटी क्या है, कुछ पता ही नहीं है, बस एक चीज़ ये रट के चल गए। उसको भी पढ़ो आप लोग, मैं चाहता हूँ, तब मज़ा आएगा वरदान सीरीज़ का, तब लगेगा हाँ असली वरदान आपको मिल रहा है, समझ रहे हो। तो बढ़ते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन भी देखो एक चीज़ के ऊपर है। दिस इज मतलब एक स्पेस है, फिर यहाँ लिखा है दिस इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट, यानी ग्रोथ को रोकता है ये पौधा, यानी ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है ये, ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है ये पौधे में। बताओ कौन सा है, किसके कारण, या कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड। हालांकि ये जिब्रेलिन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जिब्रेलिक लिख दिया गया है, जिब्रेलिन है। तो बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। ये चीज़ है, अगर आपके पास नहीं हो सकता भैया, समय ना हो, है ना, कि भैया नहीं आप ही थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, देखो मैं क्वेश्चन के बाद ये सब चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा दे देता हूँ, ताकि लगे यार टाइम कम भी है, प्रैक्टिस भी करना है, थोड़ा बहुत समझते जाना है, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है सबसे ज़्यादा। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, मैं सिर्फ गाइड करने के लिए भी हूँ, है ना, मेरा कोई अभी कोर्स नहीं है कि मेरा कोई कोर्स चल रहा है, ये गाइडेंस पर्पज़ से है, ये एक हेल्प पर्पज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप प्लांट के जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स या फिर जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे पहला ऑक्सीन है, ये किस में हेल्प कर रहा है, इसका काम क्या है, सेल एलोंगेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, साइटोकाइनिन है, प्रमोट सेल डिवीज़न। फिर उसके बाद जिब्रेलिन भी है, देखो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। फिर देखो एब्सिसिक एसिड कॉजेस लीफ फॉल, अब पत्तियाँ पतझड़ होता है, वो भी तो किसी के हार्मोन के कमी के कारण या फिर हार्मोन के कारण होता होगा, कोई रिलीज होता होगा हार्मोन। तो देखो पतझड़ के टाइम एब्सिसिक एसिड रिलीज होता होगा पेड़ों में, उसके कारण जो है लीफ फॉल होता है। इनहेबिट सीड जर्मिनेशन, मतलब ये समझ लो उसका उल्टा है पूरा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का वो पूरा उल्टा है एक तरह से। जितना भी खराब चीज़ है इस एब्सिसिक एसिड के अंदर पड़ा हुआ है, पतझड़ कर देता है, इनहेबिट रोक देता है, सीड जर्मिनेशन को नहीं जर्मिनेट करने देता है, ग्रोथ को रोक देता है, यहाँ देख रहे हो। और एक चीज़ नीचे लिखा है इथीन, ये क्या हेल्प करता है, ये इसका काम क्या है, प्रमोट फ्रूट की राइपनिंग। अभी क्या होता है पता है, फ्रूट का पकना, जैसे आम पक जाता है, ठीक है, तो उसमें भी एक हार्मोन हेल्प कर रहा है। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं नेचुरल में, इसको साइंटिस्ट ने किसी इफेक्ट के कारण बताया कि क्यों हो रही, साइंटिफिक क्या रीजंस है। तो देखो ये सब हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके कारण ये सब चीज़ होता है, प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग इथीन के कारण। तो मेनली आप जो है ये वाला चीज़ जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट जैसे ऑक्सीन वाला, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक, ये चारों के बारे में आप अच्छे से जो है पढ़े रहिएगा। ये कम से कम जो इतना लिखा है इसको आप जानते रहिए। बाकी आपकी किताब में भी जो है हार्मोन्स के बारे में लिखा है ना, ऐसा नहीं कि एकदम से अलग से सवाल आ गया कि भैया कुछ पता था नहीं था। हार्मोन्स के बारे में ऑलरेडी आपकी किताब में है, आप उसको भी अच्छे से पढ़े होते तो भी इसका आंसर आप बता देते। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। देखो यही सब तो है यार प्रैक्टिस का, यही सब तो तरीका। अभी तो अच्छा बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं आ रहा है सीख जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, पढ़ लेंगे, तरीका आ जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर इसी तरीके क्वेश्चन या ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तब क्या करोगे वहाँ पे?
वहाँ पे गलती करने से चाहिए, यहीं गलत कर लो भैया, यहीं गलत करके सीख जाते हैं। विच ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ओवरीज, ओवरीज के द्वारा कौन सा फंक्शन जो है इसमें परफॉर्म किया था। सो गाइस ये रहे आपके 4 ऑप्शन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइस इसका करेक्ट, तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान पढ़ो। ओवरीज है ना जो फीमेल्स में होता है, उनमें कौन सा जो है इसमें फंक्शन परफॉर्म किया था बताओ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। जितने भी ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये सब जो परफॉर्म किया जाता है ओवरीज के द्वारा। तो देखो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उस वाले चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ा होगा, देखो पर्टिकुलर टॉपिक पे घुसो है ना, पर्टिकुलर एरिया को कवर करो, पूरा चैप्टर एक एक चीज़ मत पढ़ो। पता चल रहा है अगर हाँ समय कम है, पहले स्टार्टिंग कैसे करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैप्टर छोड़ के चले जाओ, मैं कह रहा हूँ पहले जो फोकस करो उन टॉपिक को, एरिया बड़ा करते चले जाओ। पता चला पूरा शुरुआत से एक ही चीज़ को मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हो, फोकस ही नहीं किसी चीज़ पे, तो उससे अच्छा है पहले फोकस यहाँ से चालू करो, इस एरिया को बड़ा करो, सारा चीज़ धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो, ऐसे समझ रहे हो। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा था पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं। गाइस ऑप्शन देखो फटाफट लगाओ, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल मैं आपको बता दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही आसान आंसर था। अब सोचोगे यार ये तो 10th में है ही नहीं, कहाँ से कैसे पूछ दिया। देखो मैं आप सबसे ये चीज़ बोला हूँ कि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आपके सिर्फ एकदम से 10th में ही आ जाए, मे बी वो 9th का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है 11th लेवल का भी आ जाए जो आपने सुना भी ना हो सकता है मे बी। तो इसमें डरना नहीं है, पहले जो आ रहा है उसको तो करेंगे ही करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, फिर जैसा समय बचता है उसको ही पढ़ेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा करने के चक्कर में सब जल्दी जल्दीबाजी में पढ़ के चले जाओ, नहीं। फोकस के साथ धीरे धीरे एरिया बढ़ाओ और पूरा पढ़ो अच्छे से, बस मैं यही चाहता हूँ। अच्छे से एक एक चीज़ को फोकस होकर पढ़ के तब चले जाओ, आपका कोई भी सही होने से रोक नहीं सकता, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है भैया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको पावर ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है फूड में से, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती होगी, उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP याद रखना इसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बढ़ते आगे फटाफट से। याद तो ये को सुनोगे तो याद सब हो जाएगा ना, सुनते हुए फटाफट एंजॉय करते हुए पूरा वीडियो देख डालोगे एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। विच ग्लैंड सिक्रिएट्स द ग्रोथ हार्मोन, मतलब कौन सा ग्लैंड जो है। अब देखो ग्रोथ हार्मोन ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं भैया, है ना। ह्यूमंस में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन में, आपकी हाइट वाइट बढ़ती है ना, तो कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, ये पूछा है। कई बार क्वेश्चन भी आप नहीं समझ पाओगे तो उसको आराम से पढ़ना, हो सकता है कि आराम से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का तरीका समझ जाओ क्या पूछ क्या रहा है, ऑप्शंस क्या है। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो बताओ इसका आंसर, ऑप्शन आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है पता है, इधर ब्रेन के पास होता है। सो गाइस ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट आंसर है। बढ़ते आगे फटाफट से। मतलब कौन सा टिश्यू है, विच टिश्यू इज अब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में कौन सा टिश्यू अब्सेंट होता है। ऑप्शन आपको सामने यहाँ दे दे रहा हूँ। इसका भी आंसर अगर आप जानते होगे, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा क्लास 9th वगैरह का, तो आप ज़रूर लगा पाओगे, अन्यथा फिर इसमें भी आपको ऐसा लगेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे। अब देखो टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो टिश्यू के अंदर क्लोरेनकाइमा, सुना लग रहा होगा, 9th में पढ़े थे। क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेनकाइमा। जी हाँ, कॉलेनकाइमा अब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में, प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में, ठीक है, कॉलेनकाइमा। अब देखो इन पे पढ़ो, ऐसा नहीं कि ये बस आगे बढ़ गए। अब जब वीडियो रुकेगा बाद में रिवाइंड करना, रिवाइज करना, तो देखना इन ऑप्शंस के बारे में, सर्च करना क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है भैया, सर्च करना खुद से, समझना इस सब चीज़ को, ठीक है। वही चीज़ अगर कोर्स तैयार होता तो मैं पूरा एक एक चीज़ समझा रहा होता अच्छे से, पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं अच्छे से बात कर रहा होता।
लेकिन कोर्स नहीं तो अभी तो इतना है जितना भी आपके लिए बेनिफिशियल है अभी आज के समय में, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द जाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लंबा सा दिख रहा है 3 लाइन का, बट आसान सा है। मैं आपको ऑप्शन पहले रख देता हूँ, ठीक है। जिनको आता है समझ में इसको अटेम्प्ट करिए, आप कोशिश करिए इसको अटेम्प्ट करने का फटाफट अपने समझ के, बाकी मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ। तो इसका बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ कि पहले क्वेश्चन समझा दूँ अच्छे से। चलो ठीक है, पहले समझा ही देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद फिर ट्राई करो। मान लो ये बता रहा है कि फादर के अंदर से जो है इनहेरिट हुआ एक्स क्रोमोसोम। देखो मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो जो इनहेरिट हुआ है मतलब आगे गया है, एक्स गया है। तो बताओ क्या डेवलप होगा, गर्ल बनेगा, बॉय बनेगा, आइदर बॉय और गर्ल होगा, या एक्स क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। एक्स क्रोम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्रोमोसोम से, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत लोग लगा दिए होंगे, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर बॉय गर्ल जो भी। इसका करेक्ट आंसर गाइस गर्ल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर ये कैसे है, ठीक है। मैं तो समझाता, इसको ध्यान से देखो पहले इमेज को। ऊपर जो आपको दिख रहा है एक्स वाई, इधर साइड एक्स दिख रहा है, पहले ध्यान समझो। इधर देखो, इधर भी देखते रहो, मतलब उधर भी देखते रहो, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है, मेल के अंदर होता है गैमेट्स, ठीक है। मेल के अंदर आपको नीचे मेल बना हुआ दिख रहा है, इसके अंदर एक्स वाई होता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स होता है, ठीक है। अब बोल रहा है मेल के अंदर से, यानी फादर के अंदर से सिर्फ एक्स वाला पार्ट गया है, इनहेरिट हुआ है। तो इमेजिन करो, मेल के पास तो एक्स वाई दोनों होता है, फीमेल के पास सिर्फ एक्स होता है। फादर के अंदर से एक्स गया है, फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स होता है, तो एक्स एक्स क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी भैया। तो जो लोग बोलते थे ना पहले कि लड़का लड़की पैदा कर दिया, लड़का पैदा कर दिया, लड़की पैदा कर दिया, लड़का नहीं पैदा किया, ये वो बहुत सारा चीज़ चलता था पहले। एक्चुअली पैदा तो मदर ने किया होता है, बट ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसकी वजह से पैदा हो गया। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है। मेन चीज़ तो ये देखो, यही लग रहा है, मेल के पास तो एक्स वाई क्रोमोसोम है, डिसाइड तो यही कर रहे हैं भैया एक्स और वाई। फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स एक्स है, फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट है। मेल के पास तो एक्स है, वाई है, वाई गया तो एक्स वाई बन के मेल हो गया, यानी बॉय हो गया। और एक्स वाला पार्ट गया तो भैया एक्स एक्स हो के लड़की हो गया। डिसाइड तो मेल ही किया ना एक तरीके से। देखो यहाँ पे 50-50% चांस बना कि नहीं बना। तो ये चीज़ आपको समझना था, और यहाँ मेनली ये जानना था आपको, खैर वो सब बात की बात है। मेनली चीज़ आपको ये जानना था कि भैया यहाँ पे फीमेल चाइल्ड कैसे बॉर्न होगी, है ना, गर्ल चाइल्ड कैसे इसका आंसर होगा, वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। रिवाइज करके कहीं भी ना समझ में, वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शंस आप बिल्कुल लगाते रहिएगा, है ना, कमेंट में जितने भी आंसर हैं आप लगाते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। द एंडोक्राइन ग्लैंड हुज मालफंक्शनिंग कॉजेस डायबिटीज़ डिजीज़। बताओ कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऑप्शन भी आपके सामने देख देता हूँ। गाइस ऑप्शन ये रहा, जिसकी खराबी के कारण डायबिटीज़ आपको हो सकता है। डायबिटीज़ सुने होगे ना, शुगर। हाँ भैया, आसपास घरों में बहुत हो रहा है शुगर। तो बताओ किसकी खराबी कारण होता है। पिट्यूटरी पीनियल, पैराथायरॉइड या पैनक्रियास। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइस पैनक्रियास इज द राइट आंसर, ठीक है। पैनक्रियास है। अब देखो ग्लैंड से, तो ग्लैंड रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो ग्लैंड सारे पता होने चाहिए, किसके खराबी से क्या हो रहा है, किस ग्लैंड का क्या काम है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए भैया। पढ़ के लगाओ इसका आंसर, करो आप मेहनत करो इस पर। बढ़ते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन ये रहा, एंडोक्राइन। देखो फिर से आगे क्या लिखा है, एंडोक्राइन ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल बट नॉट इन ह्यूमन मेल। यानी कुल मिला के है कि फीमेल में प्रेजेंट होता है ये वाला एंडोक्राइन ऑर्गन, लेकिन मेल में नहीं होता। तो आई होप इसका हम ये आंसर आप आसानी से लगा दोगे, जो है टेस्टिस, ओवरीज, या फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड या थाइमस। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान आंसर था, ओवरी इज़ द राइट आंसर, जो कि फीमेल में होता है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 16th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल है ना, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पढ़े होंगे अच्छे से, माउथ, एसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा ऐसे पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बताओ फूड जो होता है आपका फाइनली डाइजेस्टेड कहाँ होता है, कहाँ पे आपको डाइजेस्ट होता है फूड। सो इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इसका आंसर मैं आपको दिखाने से पहले आप इसके ऑप्शन को ध्यान से पहले पढ़ लो, स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब मैं इसका आंसर को दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपका जो है फाइनली एब्जॉर्ब होके सारे अच्छे से है ना डाइजेस्ट हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, बताना आप लोग कमेंट में अलग से, मतलब पूरा जब ये कर लेना बताना स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन, सोचना। अब मैं पूछ रहा हूँ तो इसका पीछे रीज़न होगा, है ना। नहीं आ रहा वो गूगल पे सर्च करिएगा, पता करिएगा, जो है बताइएगा तब स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ठीक है। जो लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हो बड़ा होता है तो सोचिएगा इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो। आप बढ़ते हैं आगे, हिंट तो दे दिया हूँ। खैर, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इंटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम, सेम जैसे अमीबा का आपने बताया है ना, अमीबा का जैसे आया था बाइनरी फिजन, याद है आपको, राइट आंसर था। प्लाज्मोडियम के केस में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, किस प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप लोग उसको सोचिए जो है अच्छे से। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल फिजन। हाँ, प्लाज्मोडियम जो है इसके अंदर जो आपका रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। तो गाइज आपको पता नहीं होगा प्लाज्मोडियम के बारे में, आप रिसर्च करिएगा, थोड़ा पढ़िएगा, है ना, नाम डालिएगा आप इंटरनेट पे या किताब में आप देखे होंगे तो अच्छी बात है। मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ये, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम जब डालिएगा तो आपको यही दिखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप, जो है मेन चीज़ क्या है ये बारे में पढ़िए। ये नीचे जो ऑप्शंस हैं बर्डिंग, ये क्या है, रिडक्शन डिवीज़न, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब ये पढ़ेंगे आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे इससे एग्जाम्पल्स कि फिजन किस में हो रहा है, बर्डिंग किस में हो रहा है, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं ये सब, और कुछ नहीं। इतना लंबा क्वेश्चन आया घुमा फिरा के, जैसे अमीबा जब आप पढ़ेंगे बाइनरी फिजन तो उसमें अमीबा एग्जाम्पल बताएगा, तो अमीबा आपको सिंपल सा याद हो गया, कितना ही बड़ा घुमा फिरा के आ जाए क्वेश्चन, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार। ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, बताओ भैया इसमें से। ब्रीथिंग यानी सांस लेते हो ना, वो भी कंट्रोल होता है। ऐसा लगता है कि सांस तो चल ही रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सांस तो चल ही रहा है भैया, उसको कैसे कंट्रोल होता है, वो भी कंट्रोल होता है ना। वो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है बताओ, वो कंट्रोल करता है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत लोग जो है ए और बी लगाए होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है डी, मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है। मेड्यूला ओब्लंगाटा इज़ द राइट आंसर। अब ये कहाँ होता है, जैसे कई लोग को पता ही नहीं कि भैया कौन सा पार्ट ब्रेन का, ये सब भी ये तो पार्ट कहाँ से था, ये तो पता ही नहीं, अभी कहाँ से नहीं आ गया। नहीं भैया, पार्ट है ब्रेन का, ध्यान से जब आप लोग पढ़िएगा ना तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब आप इसको ब्रेन वाला पार्ट जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप कह रहा हूँ मैं ना, ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। 4 हेड होता है, मतलब 4 आपका 4 ब्रेन होता है, फिर आपका इधर मिड ब्रेन होता है, फिर आपका इधर हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन आपका सबसे लोअर होता है, 4 ब्रेन आपका पूरा बहुत मतलब जो बिगर साइज का है। आपका मिड ब्रेन जो होता है जिसको बोलते हैं इधर छोटा दिमाग है ना, नाना पाटेकर वाला। और फिर हिंड ब्रेन आपका इधर नीचे होता है जिसके अंदर आपका मेडुला आता है। इसको आप पढ़िए, जो है आप सर्च करिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अभी आप सर्च करिएगा, जो है वीडियो के बाद आपको दिख जाएगा। ये सब जो है आपको दिख रहा है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये क्या लिखा है, सेरेब्रम, सेरेबलम, ये सब इसके अंदर के पार्ट हैं। मेडुला मेन चीज़ तो वही है, 3 पार्ट, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो उसकी फंक्शनिंग आप पढ़िए। देखो मैंने ब्रीथिंग कंट्रोल वाला एग्जांपल ये लिया है, तो आप इन सब के फंक्शन पढ़िए। सेरेब्रम, सेरेबलम, ये सब क्या काम करते हैं, इनके ये क्या कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, वो सब इनके कंट्रोल होता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ब्रीथिंग ये कंट्रोल कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूँ हार्ट बीट भी कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल करते हैं पीस मेकर सेल्स, वो उसको चलाते हैं आपके हार्ट बीट को, जो पंप कर रहा है ना, समझ रहे हो। पेस मेकर सेल्स होते हैं गाइस जो हार्ट में होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं आपके हार्ट बीट को। सोचो, तो सब कुछ अपने आप ही नहीं हो रहा है,
है ना, वो कोई कर रहा है, किसी के रीजन की वजह से हो रहा है, कोई रीजन है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो रीजन आपको बस जानना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइस 19वां क्वेश्चन ये रहा, ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस। ईस्ट सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं इनमें से? ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए फटाफट। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा, बता दूं आंसर? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इथेनॉल प्लस CO2। जी हाँ। सो गाइस ईस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। पता चला ईस्ट ही नहीं सुने हो तो फिर क्या जानोगे ये सब क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, आगे का फंक्शन नहीं पता होगा आपको। ईस्ट एक प्रकार का जो है फंगस है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात यहाँ पे हो रही है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है ईस्ट जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल और CO2 में, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इथेनॉल प्लस CO2। तो ये कन्वर्ट करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज को। ईस्ट का कहाँ यूज है पता है आपको? जो वाइन्स बनती है ना, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है इथेनॉल, वाइन्स बनती है भैया, और CO2 को पता किस लिए यूज करते हैं? बेकिंग प्रोसेस के लिए ईस्ट में। आप कभी देखिएगा केक वगैरह जो बनता है, जो ब्रेड वगैरह का बेकिंग होता है ना, ऐसा फूल जाता है बढ़िया से, एकदम पफी टाइप का हो जाता है, वो ईस्ट के कारण होता है। ईस्ट इसमें डाला जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको रात भर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें जो है बनती हैं। तो इथेनॉल का यूज मैं आपको बता दिया है ना, वाइन। और ये CO2 आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पफी बनाने के लिए होता है ना, ब्रेड वगैरह का, केक वगैरह में यूज होता है। तो बढ़ते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। डायबिटिक पेशेंट सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन? लो भैया, उस समय क्या पूछा था? ग्लैंड, जो हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम ही पूछ लिया। अरे वाह, बताओ भैया इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जल्दी बताओ। लगा दिए? चलो इसका आंसर, तो करेक्ट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत आसान था, लगभग मैक्सिमम लोगों ने लगाया होगा इंसुलिन, मुझे पता है। इंसुलिन इज़ द राइट आंसर। अब देखो, वो जो पैनक्रियास था वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है, उसका कंट्रोल इसके हाथ में, इंसुलिन का कंट्रोल पैनक्रियास के हाथ में, उस ग्लैंड के हाथ में, यानी इंसुलिन हार्मोन का। इसके कम ज़्यादा से देखो आपके शुगर के पेशेंट हो जाते हो, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज शुगर। फिर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है जिसको शुगर होता है। भाई नेचुरली जब नहीं हो पा रहा है तो आर्टिफिशियली काम होगा, है ना, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा बॉडी में, वरना फिर ये शुगर हो गया, तो वरना फिर ये शुगर आपका सही नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको इंसुलिन है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा, इसमें बताओ कौन सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या मिसोसोम? सुसाइडल बैग, ये भी को 9th का टॉपिक है, सेल वाला चैप्टर 6 पढ़ लियो। अब देखो सुसाइडल बैग की बात की जा रही, कई लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे, जिनको याद होगा वो इसका आंसर लगा देंगे, और जिनको नहीं पता होगा इस वीडियो के बाद सीख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है गाइस लाइसोसोम इज द राइट आंसर। देखो सेल के अंदर होता है लाइसोसोम। इसे सुसाइडल बैग मतलब क्यों बोलो, क्या मतलब है इसका, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, सेल जब डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम क्या काम करता है पता है? जब से ये भी फट जाता है, ठीक है, लाइसोसोम फट जाता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि जो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब वही बताओ फट गया, अब पूरे सेल भर में ये डाइजेस्टिव एंजाइम फैल गया, तो वो क्या करते हैं एंजाइम्स? वो एंजाइम्स डाइजेशन का काम ही है, उस एंजाइम पर रिलीज होने का मतलब वो एंजाइम बने इसलिए डाइजेशन करने के लिए, बस जो मिलेगा डाइजेस्ट कर लो। तो जब सेल ही डैमेज था और लाइसोसोम फट गया, वो बैग जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए थे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जब रिलीज हुआ तो उनको क्या दिखा, क्या मिला? सेल के पार्ट्स मिले, जो डैमेज पार्ट्स थे, या फिर पूरा सेल का बॉडी दिखा, वो उसको डैमेज करते चले गए, उसको खाते चले गए और खा पी के ख़त्म कर दिए, यानी खुद को ही खा गए, वो खुद को ही ख़त्म कर डाले। इसीलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैन? बताओ एक इंसान में कितने क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं सुने हो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। नर्व्स याद आ रहा है कुछ? नर्वस सिस्टम, है ना, तो उसी से है। अब जहाँ पे देखो कुछ इधर उधर के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, एकदम से ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भैया एकदम हल्का हलवा आ गया खा लिए बस, है ना, थोड़ा तेल मसाला तो रहेगा ही। तो वही तेल मसाला इस क्वेश्चन को समझो।
तो इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ 12, 21, 31, 41 और करेक्ट आंसर भी दिखा देता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सीख जाओ यार। इसका करेक्ट आंसर है 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस 12 पेयर्स जो होते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर जो आपको यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिख रहा है वो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है। ये टोटल मिल के आपके नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। क्रेनियल नर्व्स आप सर्च करेंगे तो आपके जितने भी नर्व्स पेयर्स आपके ब्रेन से जुड़ी होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कही जाती हैं। और स्पाइनल वो देखे नहीं वो डायग्राम जिसमें मतलब ये चीज़ देख लो, ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है जो आपके ब्रेन से जुड़ी हैं। मैं आपको डायग्राम देखो आपके सामने लेके आ गया हूँ भैया। 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। इनका काम भी देखो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री का क्या काम है। देखो हर एक चीज़ का ऐसा लग रहा है सेंसर लगा हुआ है हमारे दिमाग में। इसको आप जब पढ़ेंगे ना तो एकदम से ऐसा लगेगा जैसा लग रहा है सेंसर टाइप का लगा हुआ है। हर चीज़ का एक नर्व्स बना हुआ है, अगर वो नर्व्स डैमेज हुआ फिर वो आपका वाला सेंस ख़त्म हो जाएगा। तो देख लो कम से कम 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में ही पढ़ लो। ऐसा नहीं है ये नर्व्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते, देखोगे बस नाम आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, काम पुराना ही है जो आप पढ़ते आए हो। तो देख लो, पढ़ लो फटाफट, इमेज आपके सामने खुली है, रोक के पढ़ लो, मैं फिर बढ़ता हूँ आगे, है ना। 23 क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किन में से नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया बता चुका हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका करेक्ट आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज पेक्टिन, पेक्टिन क्या है बताओ। तो बताओ यार पेक्टिन क्या है, आपको पता है, नाम सुने हो। ऑप्शन आपको दे देता हूँ, सकता है आइडिया लग जाए। एक तरह का प्रोटीन है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है पेक्टिन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट है ना। अब पेक्टिन के बारे में आप सर्च करिएगा, आपको पता जरूर चलेगा, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट तो भैया काम क्या है, पेक्टिन कहाँ से क्या आ गया, कैसे, कौन सा नाम है ये, तो आपको जरूर पता चल जाएगा। बढ़ते 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ। सो गाइस लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन से न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल जो है लाइकेन है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिज्म है कि पैराट्रिज्म है कि सिम्बायोटिज्म है कि सेप्रोट्रॉफिज्म है, बताओ फटाफट से। सो गाइस लाइकेन आपने नाम जरूर सुना होगा, है ना, बताओ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिम्बायोटिज्म है। जिसका ये आंसर सही था अच्छी बात है, जिसका नहीं सही था सीख जाओ, अभी टाइम है, क्योंकि यहाँ गलत करोगे मैं बताया ना बाद में गलती नहीं होगी। सिम्बायोटिज्म, अब क्या चीज़ था, मतलब देखो लाइकेन क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये किसी एक का नाम नहीं है, इसमें 2 लोग हैं। ये फंगस होता है मेनली, लेकिन इसमें एल्गी भी होता है। फंगस और एल्गी दोनों मिलके बेनिफिशियल रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, है ना, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प करो, साथ रहेंगे, बस फायदे में एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे, बात ख़त्म, खुश रहेंगे। तो उसी को सिम्बायोटिज्म बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, फ़ायदे के लिए। भैया कैसे फ़ायदा होता है थोड़ा बता दीजिए। देखो लाइकेन में जब बताया आपको मेनली फंगस है, फंगस क्या कर रहा है, और एल्गी है, एल्गी मतलब क्या, काई, ग्रीनरी। तो एल्गी क्या कर रहा है, क्लोरोफिल है उसके पास। फंगस बोलता है भैया तुम हमको जो है क्लोरोफिल मतलब सन वन से ऐसा फूड वगैरह फोटोसिंथेसिस करो अपना, जैसे करते हो करो, कार्बोहाइड्रेट बनाओ मेरे लिए। एल्गी बोलता है ठीक है। तो एल्गी बोलता है भैया ठीक है सब कर दूंगा, मेरे को जगह तो चाहिए, हमको जगह चाहिए, हमको सन वाला पार्ट चाहिए, हमको उस तरह का माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर मैं से खुली धूप में रहूँ, मुझ में नमी बना रहे, मैं बराबर जिंदा रहूँ, मैं भी, मेरे को मतलब घर चाहिए एक तरह का, उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। तो फंगस बोलता है मैं दे देता हूँ, मेरे सिर पे पूरे छा जाओ, है ना, मेरे सिर पे छा जाओ, जो है बैठ जाओ पगड़ी बांध के। तो एल्गी अपना घर जमा लेता है, एल्गी को अपना वो मिल जाता है और फंगस को अपना जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है उसके फोटोसिंथेसिस से। तो ऐसे इनका काम चलता है, लेन देन का बात चलता है, समझ रहे हो। तो सोचो पहले प्लांट्स भी ये सब चीज़ कर रहे हैं। अब देखो सिम्बायोटिज्म आपको समझ में आ गया, लाइकेन के बारे में और सर्च करना पढ़ना तो आपको मज़ा आएगा, है ना, क्या काम है और फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है लाइकेन।
और ऑटोट्रॉफिज्म क्या होता है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, और ये सेप्रोट्रॉफिज्म क्या होता है। फाइनली गाइस ये 25वां क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है ना। लंबा है वीडियो, बस काम का है, ठीक है। तो गाइस पसंद आई हो वीडियो तो आप लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना चैनल का, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और शेयर कमेंट तो आपके ऊपर है, सबको शेयर कर लो भैया, ताकि सबको फटाफट तैयारी हो जाए और कंटिन्यूस वीडियो में सबको उसी मतलब एक फिर जब पैटर्न बन जाता है ना, तो सब उसी मूड में आ जाते हैं, है ना। तो सब उसी जब मूड में आ जाते हैं तो फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चल रहा है रेगुलर, हमको करना है। ऐसा नहीं सिर्फ इस वीडियो के क्वेश्चन ही कर लेने, ये वीडियो तो आपको हिम्मत दे रहा है, ये वीडियो आपको टॉपिक दे रहा है, ठीक है। ये वरदान सीरीज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, किस लिए है, ये आपको हेल्प करने के लिए है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सारे आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। कितना स्कोर किया आपने 25 में से ज़रूर बताइएगा। मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले को ऊपर पिन ज़रूर करूँगा, है ना। और जिसका नहीं हो रहा वो अपना ईमानदारी से करो यार, ईमानदारी यहाँ पे शो करो, एग्ज़ाम में भी आप अच्छा ही करोगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे, जितने वैरायटी दिखे हैं, आपसे उन वैरायटी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। वरदान सीरीज ऐसे ही फ़ायदा करता है कि उन वैरायटी को पढ़ना है, उनके ऑप्शंस देखने, ऑप्शन को भी नहीं छोड़ना है। एक ऑप्शन एक ही आंसर है, लेकिन जो बाकी 3 बच्चे उनको भी देख लो। ग्लैंड से रिलेटेड है क्वेश्चन तो ग्लैंड का पूरा ख़त्म करो, हार्मोन से रिलेटेड है हार्मोन को ख़त्म करो, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स को तो देखो, ब्रेन वाला पार्ट है तो ब्रेन वाला जितने भी हैं ख़त्म करो। ऐसे ऐसे करना है, समझ रहे हो। तो ये बायोलॉजी के यार 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और क्वेश्चन को देखा जाए तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, है ना। अगर सिर्फ देखा जाए तो यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे तो कराते रहो फिर। लेकिन वही है, वीडियो लंबी हो जाती है और इतना समय भी नहीं है अभी। तो वरदान सीरीज आपको कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लास 9th और 11th के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगी क्लास 9th के लिए, 11th के लिए, और आप लोग उनको ज़रूर, आप पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिए, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।